और अब उस मूर्ति को हम लोग भगवान स्वरूप बिल्कुल मांग सकते हैं और उनसे विनती कर सकते हैं, अपने सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम सभी के लिए, भारतीय सभी लोगों के लिए गर्व का दिन है और स्वागत है भाई सभी का। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी लोग उत्साहित भी होंगे और खुश भी होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास में बच्चे क्या कुछ कर लिया था हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने टेंस को कहां कहां तक चीजों, टेंस को देखकर हमें उसका स्ट्रक्चर पता लग जाना चाहिए। दूसरी बात, हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि वो किस टेंस से बिलोंग कर रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम किया करती है। ठीक है, दोनों तरह से काम करती है बच्चे। हेल्पिंग वर्ब तब है जब इनके बाद कोई वर्ब आए, मेन वर्ब तब है जब इनके बाद कोई और वर्ब यूज ना की जाए। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है कि सर क्लास नहीं चल रही है। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे देखकर, बाकी मैं भी चेक कर लेता हूं फोन में। चलिए क्लास चल रही है, चलिए भी अच्छी बात है, क्लास चल रही है तो दैट्स गुड। चलो भाई, आवाज नहीं आ रही, चलिए जी कोई बात नहीं, अभी आ रही है। दोबारा से बता देता हूं। हमने क्या देखा, चार केसेस हैं, दोबारा से बता देता हूं, शायद आवाज नहीं आ रही थी। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस बताने में ये हमारी मदद किया करता है। अभी आवाज आ गई है दोस्तों, चलिए। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कराया करता है बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस बनाया करता है और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने में मदद किया करता है। ठीक है, ये देखो, ये टेंस बताने में मदद की गई, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हेल्पिंग वर्ब करा रही है, मेन वर्ब को कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट का यूज किया करते हैं, है ना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यूएच फैमिली, ये सारे वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल की मदद से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से सेंटेंस इंटेरोगेटिव कब बनता है, जब इन दोनों को सब्जेक्ट से पहले यूज कर लें। देखिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। मॉडल, मॉडल शुरुआत में आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, अगेन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ठीक है, माइक ऑन है बच्चे, वो गलती से शायद ऑफ हो गया था। अभी बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, थैंक यू बताने के लिए, समझ पाए। फिर इसमें इंपॉर्टेंट था कि डब्ल्यूएच फैमिली से ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हमेशा ही इंटेरोगेटिव बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर ये जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है ना, ये सेंटेंस को इंटेरोगेटिव भी बनाती है और सेंटेंस को सिंपल भी बनाती है। तो कैसे समझ में आएगा कब इंटेरोगेटिव बनेगा और कब सिंपल बनेगा भाई, है ना। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है डब्ल्यूएच फैमिली से सेंटेंस को, तो उसको स्टार्टिंग में यूज करना होगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में यूज कर देना सफिशिएंट है। पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो उसको मिडल में यूज करेंगे, है ना। डब्ल्यूएच वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है जी। एक बार इसको देखें और फिर हम लोगों ने ये सेंटेंस देखा था। चलिए जी, तो देखिए यहां पर डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में आया, तो उसके जस्ट बाद हमने पहले वर्ब यूज की, फिर सब्जेक्ट यूज किया ना। ये फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टार्टिंग में पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मिडिल में पहले कोई सेंटेंस रहेगा, फिर डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद जस्ट अगर सब्जेक्ट आ गया तो वो इंटरोगेटिव नहीं होता। ठीक है जी, आई होप समझ में आई होगी बात। चलिए जी, एक और देख लेते हैं।
ही आस्क्ड मी व्हाट वाज, चलिए देखते हैं। बच्चे देखेंगे जल्दी से, इसमें कोई एरर लग रहा है क्या? सर आगे की, फिर मैंने आपकी वोकैब की क्लास 15 तक ली है, आगे की 16 क्लासेस नहीं मिल रही हैं। कहां पर नहीं मिल रही? यूट्यूब पर। चलो जी, यहां पर देखो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वॉट जो आया बीच में है, पहले एक स्टेटमेंट है फिर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, तो इस तरह से नहीं होगा। वॉट माय नेम वॉज, अब ऐसा करेंगे, है ना? वॉट इज योर नेम। अब ये सेंटेंस ठीक है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आया है, इसके बाद पहले वर्ब आई है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आया, ठीक है। समझ पा रहे भाई? यहां तक की बात समझ पाए? हाँ, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, यहां नहीं आना चाहिए, यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए यहां पर फुल स्टॉप आपका। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी अब तक टेंस के लिए कुछ बेसिक बेसिक सी बातें। अब हम अपना टेंस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अपने टेंस के सिलसिले में आपने देखा था, हमने बताया था आपको, अच्छा चलो, तीन हमारे समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन तरह के समय होते हैं और चार तरह के दोस्तों हमारे टेंस हुआ करते हैं। कौन कौन से? आओ जी। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चार चार यहां से मिलेंगे आपको टेंस, चार यहां से मिलेंगे और चार आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप देख रहे हैं चार टेंस प्रेजेंट के हो गए, चार पास्ट के हो गए और चार ही हमारे फ्यूचर के हो गए, ठीक है बच्चों। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ टेंसेस निकल कर आए हैं, टाइम और टेंस को जब हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो हमारे पास 12 एक्सप्रेशंस आए हैं, ठीक है। चार प्रेजेंट के, चार ही पास्ट के और चार ही दोस्तों फ्यूचर के आए हैं, है ना। तो चार अलग अलग टेंसेस हम लोग प्रेजेंट के पढ़ेंगे, चार ही पास्ट के और चार ही फ्यूचर के, ठीक है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला अपना टेंस जो है वो आता है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को हिंदी मतलब सिंपल भाषा में हम लोग सिंपल पास्ट भी बोल दिया करते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट भी बोल दिया करते हैं। ये हमारा सिंपल पास्ट भी, सॉरी सिंपल प्रेजेंट भी कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट हम लोग बोल दिया करते हैं। सर आगे की क्लास कहां से ले वोकैब की? बेटे पूनम मेरे बच्चे, दो जगह से आप ले सकते हो। एक तो आपने मेरे यूट्यूब से देखी है और दूसरा करियर विल में मैंने आपको वोकैबुलरी के लिए बताया है कि कहां से आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी टेंस के लिए दो चीजें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है। आइए जी सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं और फिर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे। डू, डज, ठीक है। डू और डज मेरे बच्चों यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं। अब जो डू है और डज है, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डू जो है
डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाएगी और डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और डज का यूज मेरे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग किया करते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब बात अगर मैं करूं प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, भाई जो एक से ज्यादा होता है ना, एक से ज्यादा है वो हमारे लिए हमेशा क्या होगा दोस्तों, प्लूरल है ना। जैसे कि वी, दे, यू के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया करते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक को भी दिखा सकता है, जो डू है वो सॉरी यू है वो एक पर्सन को भी दिखा सकता है, एक से ज्यादा को भी दिखा सकता है। ठीक है, एक सामने कोई व्यक्ति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो भी हम लोग यू बोलेंगे। ठीक है, तो यू एक को भी दिखा सकता है, एक से ज्यादा को भी दिखा सकता है, बट आने वाली वर्ब उसके साथ हमेशा प्लूरल रहा करती है। अब बात अगर हम करें आय की, ये जो आय है ना, आय की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर प्रेजेंट टेंस में जो आय है ना उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आया करती है, बस ये याद रखना। आय जो है प्रेजेंट टेंस में अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आय वैसे तो देखो सिंगुलर है, एक ही को दिखाता है ना। आय जो शब्द है वो हमेशा एक की बात करता है, बट प्रेजेंट में इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे ना हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा प्लूरल किया जाता है। इसीलिए आय के साथ डू यूज करते हैं, आय के साथ हैज या हैव में से हैव का आप लोग यूज किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके अपने स्ट्रक्चर की। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसानी है ना, उसको देख लेते हैं, आइए जी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, स्वाद अनुसार मतलब नीड के अनुसार, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको कि सर तीन स्ट्रक्चर काय को लिखवा दिए, तो दोस्तों तीन स्ट्रक्चर इसलिए लिखवाए हम लोगों ने क्योंकि आमतौर पर हम लोग तीन तरह की फॉर्मेशंस को डील करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जो सेकंड वाला है नेगेटिव है, अरे नोट तो लगाया नहीं, नेगेटिव कहां से बना फिर ये, है ना। अब नोट लगकर नेगेटिव बन गया, चलिए है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और लास्ट वाला हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। तो तीन तरह की फॉर्मेशंस बच्चे हम लोगों ने देखी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाला फॉर्मेशन रहेगा, नेगेटिव है तो बीच वाला, और इंटेरोगेटिव है तो लास्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को जान लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती है, ठीक है, डू और डज, जो कि डू प्लूरल के लिए और डज मेरे बच्चे सिंगुलर के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा सब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। याद रख लेंगे एक चीज और, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब कभी एस या एस लग जाया करता है तो वो वर्ब कैसी बन जाती है दोस्तों, सिंगुलर। ये याद रखेंगे अच्छे से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा तो वो वर्ब कैसी बन गई, सिंगुलर। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है बच्चे, और यही काम देखो यहां पर हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा भी इस चीज को। डू फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ ईएस लगा तो सिंगुलर बन गई, इसीलिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रही है, इसीलिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ठीक है, डू और डज की बात करती है। ठीक है, और डू प्लूरल के साथ और डज मेरे बच्चे सिंगुलर के साथ, है ना। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जी हमें ये तो पता लग गया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये भी पता लग गया स्ट्रक्चर क्या है, बट अब किस तरह के सेंटेंसेस में हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं, क्या मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, क्या इस
स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं उसमें? आप कहोगे नहीं। मैं खाना खा रहा था, क्या इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा चुका हूं, है ना? तो किस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहां पर अप्लाई करना होगा? बचपन में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ता है, ते है, ती है ना? इस तरह से आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो हमें अब उस चीज को फॉलो नहीं करना, उस चीज को फॉलो नहीं करना, हम एक दूसरी चीज को फॉलो करेंगे दोस्तों, ठीक है? इंग्लिश टू इंग्लिश कोशिश करेंगे हमारी। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें समय ज्यादा लगेगा, हालांकि वो तरीका भी ठीक था। तो अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां कहां पर अप्लाई किया जाता है दोस्तों, आइए उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना, अगर कहीं पर भी कोई रेगुलर एक्शन हो रहा हो, या फिर इररेगुलर कोई एक्शन हो रहा हो, या फिर मैं कहूं कोई रिपीटेड एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, रेगुलर एक्शन हो, इररेगुलर एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, डेली एक्शन हो, डेली रूटीन, डेली रूटीन हो। तो दोस्तों अगर इस तरह की कोई बात हो रही है, कोई रेगुलर एक्शन हो या फिर इररेगुलर एक्शन हो, रिपीटेड हो, मतलब बार बार हो रहा हो एक्शन, है ना, एक ऐसा एक्शन जो बार बार होता हो, कोई हैबिट के तौर पर हैबिचुअल एक्शन हो आपका, डेली कर रहे हो किसी काम को, डेली एक्शन, या फिर डेली रूटीन का कोई काम हो, तो जब इस तरह की बातें होंगी दोस्तों तो हमेशा हमारा जो टेंस होगा ना, वो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होगा भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा रहेगा। तो रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्शन, डेली रूटीन। अब देखो रेगुलर एक्शन का मतलब क्या है? जो रेगुलर फॉर्म में आप करते जा रहे हो, है ना, बहुत सारे ऐसे काम है जो रेगुलरली आप करते हैं ना। इररेगुलर एक्शन, अब इररेगुलर एक्शन को समझना है। अब इररेगुलर एक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर फॉर्म में कर रहे हो। देखो एक ऐसा एक्शन है जो आज हमने नहीं करा, मतलब आज कर लिया, कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, फिर 3-4 दिन नहीं करा, फिर कर लिया, फिर काफी दिन नहीं करा, फिर कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, इस तरह से, ठीक है? तो ये एक्शन हो तो रहा है बट इररेगुलर है, कब हो जाए कैसा हो जाए पता नहीं, बट होना जरूर है इसको। जैसे मैं कह रहा हूं भूकंप आते हैं, कभी भी आ जाते, कुछ बता कर नहीं आते। कोई तूफान आ रहा है, आते हैं, तूफान आते रहेंगे, है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट कब आते हैं? इररेगुलर है, ये नहीं पता कब आएंगे, है ना। हो सकता है एक साल आए, फिर अगले साल फिर आ जाए, फिर आ जाए, फिर 4-5 साल आए ना, फिर अगले बार आ जाए, फिर 3-4 साल ना आकर, फिर बैक टू बैक 2-3 साल आ जाए, फिर काफी 10-12 साल ही ना आए, पर वो आता जरूर रहेगा। ये फैक्ट है कि वो भूकंप आते रहेंगे, है ना। इररेगुलर है बट आएंगे जरूर। तो ऐसे एक्शन को जिसका कोई टाइम निर्धारित ना हो बट वो होना श्योर हो कि होगा जरूर, बट कब हो जाए कुछ नहीं पता, तो ऐसे केसेस हम लोग रेगुलर एक्शन की बात करेंगे। रिपीटेड एक्शन जैसे बात करें, क्या ये टेंस में पहली बार पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, आपके बैच में पढ़ाया, फिर अगले बैच में, फिर, है ना, फिर और बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर नया बैच कोई बनेगा तो उसमें पढ़ाते रहेंगे। तो मेरा मेरा जो है पढ़ाने का काम ऐसा है, रिपीटेड टेंस में आप ही को नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पहले पढ़ा चुका हूं, आगे भी पढ़ाता रहूंगा। तो ये एक ऐसा काम है जो रिपीटेड में करता रहूंगा, है ना। आई टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये एक रेगुलर एक्शन है मेरा, या फिर रिपीटेड एक्शन है जो मैं बार बार करता रहता हूं, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन है, आदत के तौर पर बहुत सारे काम करते हैं, डेली एक्शन करते हैं, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो। ठंड में नहाने का एक्शन जो होता है वो इरेगुलर है, आज नहा लिए, 2-4 दिन नहाओगे नहीं, ठीक है। गर्मियों में रेगुलरली आप नहाते हो, डेली नहाते हो, ठीक है। फ्रेश होते हो रोज, ठीक है। खाना खाते हो, ये डेली एक्शन है आपके, ऐसे नहीं हैबिट के तौर पर कर रहे हो, आपके एक्शन है डेली। रिपीटेड एक्शन भी बोलोगे इसको, रेगुलर एक्शन भी बोल दोगे, डेली रूटीन के बहुत रोजमर्रा के बहुत सारे काम है, ठीक है। ऐसे हर केस को हमें कौन से टेंस में रखना होता है बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होता है। चलिए जी एक स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे आई गॉट अप, सब मार्कर मोटा ही चल रहा है। आई गॉट अप I got up early in the morning. बहुत ध्यान से देखना। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा कुछ बच्चे कहने लगे गॉट तो सेकंड फॉर्म है सर, गेट अप होगा, गेट अप आना चाहिए, गेट अप आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बट इस गॉट में क्या परेशानी थी? ये भी तो ठीक है, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चे। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पूरी तरह से सेंटेंस सही है, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल जो चश्मा लगाए हुए हैं वो किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमें सारी चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसी दिख रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मुझसे पूछा गया, सपोज करें आप मुझसे अब मिले और आपने मुझसे पूछा कि सर आप कब उठे, और मैंने आपको रिप्लाई दिया कि भाई मैं तो सुबह जल्दी उठा। तो आपने मुझसे आज की सुबह की पूछी कि सर कब उठे, मैंने कहा सुबह जल्दी उठा, तो क्या स्टेटमेंट बोलूंगा? यही तो बोलूंगा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। याद रखना ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, कि बात करती है किसकी? वन टाइम एक्शन की। किसकी बात करती है दोस्तों? वन टाइम एक्शन की बात किया करती है, जो एक बार हुआ हो। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ऐसी बात करता है ना जो बैक टू बैक हो रहा हो, रेगुलर हो रहा हो, रिपीटेड हो रहा हो। ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी मैंने, वैसी बात नहीं करी तो वो सेकंड फॉर्म से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी को मैं कह रहा हूं, आए अब यहां पर थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी मैंने। सेम सेंटेंस लिखा आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट उसमें क्या जोड़ दिया भैया? क्या जोड़ दिया उसमें? एक और वर्ड जोड़ दिया, दैट इज डेली। क्या जोड़ दिया बच्चे? एक और शब्द मैंने ऐड कर दिया, दैट इज डेली। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, जैसे ही यहां पर डेली शब्द का यूज किया गया, डेली शब्द की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों फिर ऐसी सिचुएशन में, है ना, ऐसी सिचुएशन में यहां पर गॉट का आना सही नहीं माना जाएगा। गलत, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या कहना सही होगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि डेली ने ऐसा दिखा दिया, ये काम रेगुलर हो रहा है। मैं देखो दो क्वेश्चंस बनते, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। आपने मुझसे पूछा कि सर आप कब उठे, तो मैंने बोला मैं सुबह जल्दी उठा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बना? आप सर कब उठते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आपने अगर ये पूछा कि आप कब उठते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं सुबह जल्दी उठा, मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं रोज जल्दी उठता हूं। तो दोनों में कब उठे और कब उठते हो, दोनों में डिफरेंस हो गया बच्चे। ठीक है, एक मैं मेरी आदत जानना चाह रहे हो कि मेरी हैबिट क्या है उठने के हिसाब से। ठीक है, तो इस डेली शब्द ने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया बात रेगुलर की हो रही है, रोजमर्रा की बात की जा रही है। तो ऐसे कुछ शब्द भी हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर दिया करते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। ऐसे कुछ शब्द हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स हुआ करते हैं, कि वो शब्द आ गए तो 90% जो चांसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाया करते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? आएंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं आइए जी एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक तो वर्ड देखा ही, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली, ओकेजनली, एवरी। एवरी के साथ डे भी आ सकता है, संडे, मंडे, इस तरह के एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। एवरी वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है। इस तरह के काफी सारे एक्सप्रेशंस आप लोग जोड़ सकते हैं एवरी के साथ। तो एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी दिवाली, है ना, व्हाटएवर। और व्हेनेवर, ये कुछ शब्द है बच्चों कि जिनका यूज अगर किया जाता है तो आमतौर पर किसमें कर लेते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर लिया करते हैं। ठीक है, नोट करें एक बार। देखेंगे दोस्तों, इरेगुलर एक्शन भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ बिल्कुल मैंने बताया तो मेरे बच्चे, इरेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते। तो दोस्तों यहां पर हमने डेली की वजह से गेट, सॉरी गॉट को क्या हटाकर कर दिया? गेट। ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए सही भी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं आपको लिख रहा हूं आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग डेली, ठीक है, वही सेंटेंस ऊपर वाला लिख दिया, बट इसमें मैं ऐड कर दूं व्हेन आई वाज इन आगरा। जब मैं आगरा में था। व्हेन आई वाज इन आगरा। अब इस सेंटेंस को देखो एक बार, क्या कह रहा है भैया ये सेंटेंस? व्हेन आई वाज इन आगरा, जब मैं आगरा में था। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोज जल्दी उठा करता हूं, नहीं उठा करता था। इट मींस मेरे बच्चों यहां पर जो डेली शब्द आ गया
तो इसने ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं ले लिया, मैंने आपके सामने कीवर्ड्स लिखे जरूर हैं और मैंने कहा था 90% इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इनका कोई कॉपीराइट हो गया कि भैया ये वर्ड लिखे और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें सेंटेंस देखना होगा। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी तो डेली की वजह से मैंने गेट कर दिया था। बट अब बात ही यहां पर किस चीज की हो गई, आई वॉज इन आगरा, इट मीन पास्ट में सेंटेंस। जब मैं आगरा में था तो ये वाली बात भी आगरा की थी, अब आगरा में नहीं है वो इंसान, इट मीन ये बात भी पास्ट में होनी चाहिए। तो भैया गेटअप नहीं हो सकता, तो यहां पर इस गेटअप को हटाओ। पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं, तो आई यूज्ड टू गेटअप, ऐसा करना ठीक होगा। आई यूज्ड टू गेटअप, ऐसा करना ठीक होगा। बात समझ पा रहे हैं, डेली जरूर है बट दोस्तों उसके बावजूद भी हम लोग यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बात ही यहां पर पास्ट की हो रही है, ठीक है। तो बात पास्ट की होगी तो भैया पास्ट टेंस ही हमें यूज भी करना होता है। ओनली यूज टू यूज नहीं होगा, यूज टू के बाद भैया मेन वर्ब भी तो यूज करोगे, तो आई यूज टू गेट अप ऐसा हमें करना होगा, ठीक है मोनिका। whenever I go to Mumbai, I stayed in 5-star hotels. जब भी मैं मुंबई जाता हूं 5 सितारे होटल में रहता हूं, 5 स्टार होटल में रहता हूं। अच्छी बात है भाई साहब, रहो, क्या दिक्कत है। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर क्या यूज कर लिया हम लोगों ने, वेनेवर। हमने कहा वेनेवर जब शब्द है वो कहीं ना कहीं कीवर्ड है, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो वेनेवर आई गो, यहां से पता लग रहा है प्रेजेंट में सेंटेंस, तो स्टेड ना करके यहां पर हमें क्या करना होगा, वेनेवर आई गो टू मुंबई आई स्टे इन 5-स्टार होटल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब ये प्रेजेंट वाला केस हो गया, ये इसी सेम केस को मैं पास्ट में भी तो बना सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, whenever I went to Mumbai, I stayed in 5-star hotels। देखो भाई, इसको देखते एक बार। अब ये क्या कहता है सेंटेंस, जब भी मैं मुंबई गया, क्योंकि भैया आदत तो प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है, तो वेनेवर यहां पर अगेन यूज किया हुआ है और यहां से हमें पता लग रहा है सेंटेंस किसमें, पास्ट में। जब भी मुंबई गया, तो आदत क्या है, 5-स्टार होटल में रहना, तो यहां पर हटा देंगे, इसके प्लेस पर क्या करेंगे, यूज्ड टू यूज किया पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, और पास्ट में हैबिट क्या थी, स्टे करना, तो क्या करेंगे, यूज्ड टू स्टे इन अ 5-स्टार होटल, ठीक है। तो आपने देखा ये बात प्रेजेंट में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है, तो हमें सेंटेंस को रटना नहीं है, इन शब्दों को रट नहीं लेना है, हमें सिचुएशन को समझते हुए अपने आप को मोल्ड करना होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, माई वाइफ इज My wife is painting the furniture whenever she gets time। जब भी मेरी वाइफ को समय मिला उसने फर्नीचर का नाश कर दिया, ठीक है। देखो जी, अब अगेन यहां पर क्या यूज किया गया, वेनेवर। इस वेनेवर के साथ हम लोगों ने क्या अटैच किया, गेट्स। इट मींस बात हम प्रेजेंट की दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट की आदत है, प्रेजेंट की आदत है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे भाई। जब भी समय मिला पेंट किया, ये मींस उसकी हैबिचुअल एक्शन था। और अगर ऐसी बात है तो फिर इज पेंटिंग नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट्स, ठीक है। आदत, प्रेजेंट की आदत को दिखाने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट की आदत दिखाने के लिए आप यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं बच्चे ये बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक की बात सभी को? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो चलिए आज के लिए नहीं करते, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और लास्ट में जाते जाते